Good evening, ma'am. Good evening, my Salam dear. namaste. Thank you. Salam. सलाम नमस्ते, गुड Namaste. इवनिंग, सत श्री अकाल। नर्चर लाइफ टॉक्स में आप सबका स्वागत है दोस्तों। आज हमारे साथ कविता चौधरी जी जुड़ी हैं, जिन्होंने सन 1989 में नारी सशक्तिकरण के तहत उड़ान शो का निर्माण किया था बतौर अभिनेता निर्देशक। कविता जी को विकास रत्न अवार्ड, बलराज सहानी नेशनल अवार्ड, ह्यूमन अचीवर अवार्ड, सरस्वती दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कविता जी, आपका स्वागत है नर्चर लाइफ टॉक्स में। Thank you, Seher. Happy to be with you all. जी. थैंक यू मैम। तो मैं हमारी बातों का सिलसिला एक शेर के साथ शुरू करना चाहूंगी और शेर कुछ यूं है। तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है लेकिन, तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है लेकिन, तू इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। तू इस आंचल से एक परचम बना लेती बहुत खूब. तो अच्छा था। वाह. और इसी के साथ मैम हम अपनी बातों का सिलसिला, सवाल जवाबों का सिलसिला शुरू करेंगे, क्योंकि हमारे दर्शक बहुत कुछ जानना चाहते हैं आपसे। बहुत सारे सवालात हैं। क्या इजाजत है मैम सवाल जवाब शुरू करने की? बिल्कुल, बिल्कुल. जी मैम। जरूर. तो हाँ. शुक्रिया मैम। तो हमारा पहला सवाल कुछ यूं है। जिंदगी का शुरुआती दौर कैसा था? कहाँ से शुरुआत हुई? आपका घर बार, आपके माता पिता, भाई बहन, कुछ उनके बारे में बताइए मैम। अ, जिंदगी की शुरुआत बहुत ही पैक्ड थी. बहुत इन्फ्लुएंसेस रहे. पेरेंट्स कुछ ऐसी गिफ्ट थी ऑलमाइटी की कि बहुत ही करेजियस और नोबल थे. पहले फादर बहुत करेजियस थे और मदर को बहुत हौसला देते थे. बाद में धीरे धीरे मदर भी बहुत आगे निकल गई. अ, अ, और लेकिन गुर्बत के दिन भी थे और कॉम्बिनेशन थोड़ा लीथल ऐसे था कि रिलेटिव्स और फ्रेंड सर्कल सब वेल्दी थे. ये मैंने पढ़ा बाद में कि जॉर्ज ऑरवेल के साथ भी ऐसा था कि नॉर्मली आप कंफर्ट लेवल सर्कल में हो तो आपको उतनी डाइकोटमीज नहीं देखनी पड़ती, बट एक दूसरे वे से देखा जाए तो संवेदनशीलता बढ़ती है क्योंकि आप अलग अलग पहलू देख पाते हैं. तो इसलिए ये भी एक चैलेंजेस देखे और पेरेंट्स के एटीट्यूड्स जो थे वो बहुत रिच थे और बहुत स्पिरिटेड थे. यानी कितनी भी मुश्किलें थी लेकिन एक जो हम सोचते हैं ब्लैक एंड वाइट फिल्म होगी और बहुत ही दुखद सारंगी चल रही होगी, सर। वैसे ना होकर मुश्किलों में भी चूंकि मेरे फादर बहुत स्पिरिटेड थे तो वो उसको भी मजे में परिवर्तन उसका कर लेते थे. वो चाहे पैसे की तंगी हो, मौसम की हो, किसी भी तरह की हो. यदि बहुत लू चल रही है, सब परेशान है और मेरे फादर बोलते थे आहा हा हा यही महीना है, मजा ले लो गर्मी का. हा 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 आज तो नहा लिए आप पसीने में. और सर्दी हो तो वो ही बेस्ट है. जो चीज मिल गई, जो घर में आ गया, जो उसी को बोलते थे इससे अच्छा कुछ है ही नहीं, बी बेस्ट. तो फिर दूसरी तरफ से उनके फ्रेंड्स सब कार से कहीं पहुंच रहे हैं और फादर फादर बाइसिकल पे कार के से थोड़ा सा पहले ही पहुंच जाते थे साइकिल पे. और तो फ्रेंड्स भी खूब मजाक करते थे. एक बार उनका साइकिल कोई ले गया, वो आए मिलने फ्रेंड्स तो मदर ने कहा कि वो साइकिल चला गया है, वो ढूंढने गए हैं.
तो फ्रेंड्स ने कहा फिर आज तो चोर है नहीं, समझ लो, वो तो ढूंढ ही निकालेंगे। क्या बात है मैम। तो तो मुझे लगता है हाँ कि हाँ सर ने आपको बहुत सारी आप लोगों की जिंदगी को इतना रिच बनाया, उन्होंने आपको एब्सोल्यूट हैप्पीनेस का पाठ पढ़ाया बचपन से ही, कि खुश हर हाल में रहना बहुत जरूरी है और हर चीज में खुशी ढूंढना बहुत जरूरी है। जो एक बहुत खूबसूरत सीख दे दी आपके पिताजी ने आपको, आज शायद बहुत से पिता माता वो सीख नहीं दे पाते हैं। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग जो आपने हमारे को बताई है आज मैम। मैं आपसे एक दूसरा इसी से निकलता हुआ एक सवाल पूछना चाहूंगी कि लोगों को जानने की परखने की समझ कब पैदा हुई आप में? हम्म। इस मामले में भी डाइकोटमी है। एक तरफ से बहुत ऑब्जर्वेंट रही, बचपन से शौक ही लोगों को ऑब्जर्व करने का था, और तब लगता था गिल्ट कि मैं होमवर्क नहीं कर रही, और हमारा घर इंडस्ट्रियल एरिया में था। हम्म। तो इधर बाहर सीमेंट लोडर्स थे, ड्राई क्लीनर्स थे, इधर फैक्ट्री कारपेट वीवर्स थे, टोंगे वाला था, ऑफिस के पियंस थे। मैं कभी किसी घर में पाई जाती, कभी किसी घर में, और बहुत पहलू ऑब्जर्व करती समाज के, और एक्सप्रेशंस भी कैच करती, कभी नकल भी आके करती, और कभी मुद्दों पे मदर से आके चर्चा करती कि फला के परवरिश में ये प्रेजुडिस है, आपके तो नहीं है। और मुझे जो समाज का क्लास स्ट्रक्चर या जेंडर स्ट्रक्चर, उससे बचपन से ही आपत्ति थी। यानी फेयरनेस वाज अ वेरी प्राइमरी इमोशन हाँ। and expectation for me from the society. लेकिन अगर आप कहो कि परखना यानी कोई सही है या नहीं, वो परख अभी भी नहीं है। तो बुद्धू अम, बन जाती हूँ जी। कोई बात नहीं, वो मुझे लगता है कि जिसमें बहुत ज्यादा फेयरनेस होती है वो छल कपट और लोगों के जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं उसको अक्सर समझने में कुछ हाँ विफल हो जाता है, क्योंकि उसको हर इंसान एक अच्छे चश्मे से ही दिखता है। शायद हाँ ज्यादा अच्छे होने की एक बहुत पॉजिटिव स्ट्रेंथ भी है, क्योंकि आप उस इंसान की बुराई को भी अच्छाई में तब्दील कर देते हैं। मैम, दूसरा एक बहुत खूबसूरत सवाल है कि आर्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन, जिसका आपने मुझे बताया कि कई बार आप बुद्धू भी बन जाती थी, आर्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन की क्या भूमिका रही आपके जीवन में? शेखर कपूर ने एक इंटरव्यू में ये बात कही थी दैट कविता अंडरस्टैंड्स ह्यूमन बिहेवियर वेरी वेल। तब भी मुझे ये लगा कि कुछ लेवल पे जो ऑब्जर्व किया वही तो इतने काम आया बाद में। और ये समझ आया कि देखो, ऊपर वाले ने मुझे वो होमवर्क दिया था, और मुझे जो दूसरा होमवर्क करना होता था वो मैं किसी फ्रेंड की मदद से कर लेती थी। और एकेडमिकली अगर कोई सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग लगता है तो उसमें दिलचस्पी होती थी। सिर्फ मार्क्स वाले के लिए पढ़ना, वो चीज मुझे नहीं मोटिवेट करती थी। और बहुत से मैंने हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड और जियोग्राफी, पूरी फॉर्मल एजुकेशन खत्म करने के बाद ये किताबें पढ़ी। और जब पूरी डिटेल से विस्तार से पढ़ो तो बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं। लेकिन स्कूल में जैसे एक पैरा एक सब्जेक्ट पे आ गया, कैपिटलिज्म सोशलिज्म, एक पैरा, वो सिर्फ बहुत सुपरफिशियल सा रहा, और उसमें वो रोट फॉर्मेट की जो एजुकेशन है वो उतना नहीं आई। और मुझे बाद में समझ आया कि मेरा होमवर्क यही था, जो मैं ऑब्जर्व करने में बहुत दिलचस्पी रखती थी। स्कूल से आते ही फादर ने जाना अपनी जहाँ जमीन थी, और मुझे होता था मुझे उनके साथ जाना, और वो साइकिल का पोल पोक कर रहा है बट उसी पे बैठ के उनके साथ जाना, और वहां जाके गांव वालों को देखते रहना, उनके एटीट्यूड स्टडी करना। तो इट वाज आल्सो आई फाउंड पीपल लवली, and layers of people lovely, their
quirks lovely, their vulnerability is lovely. So that all helped me as a writer, as a director, as an actor. डायरेक्टर, जी एब्सोल्युटली। दूसरा सवाल बहुत कैंडिड है और आपके किसी अपने से बहुत करीब से जुड़ा हुआ है। आप आपका आपकी बड़ी बहन द रिनाउंड आईपीएस कंचन चौधरी के साथ कैसा रिश्ता रहा? जब आप तंगियों में बड़े होते हैं तो आप और करीब आ जाते हैं, और ज्यादा क्लोज नेट हो जाते हैं। तो एक उस किस्म से था, बहुत करीबी। और मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से टॉप करके मुंबई में थिएटर कर रही थी, और वो मुंबई शिफ्ट हो गई। तो फिर उनकी जो बेटियां हैं कनिका कावेरी, जिनके नाम से मैंने कनिवेरी प्रोडक्शंस अपना ग्रुप कंपनी का नाम भी रखा, उनकी परवरिश भी मैंने एंजॉय की, उन्हें बड़ा करने में। और बाद में भी वो मेरे पास आ गई, जब बरेली मेरी सिस्टर ट्रांसफर हो गई थी तब भी मेरे पास थे। तो बहुत करीबी था। और मैम, मैं आपसे उसके बाद एक दूसरा सवाल पूछना चाहूंगी। आपने एक बहुत खूबसूरत बात बताई कि तंगहाली में जब दो बहनें होती हैं तो अक्सर कपड़े भी एक दूसरे के पहनना, एक साथ रहना, एक दूसरे की किताबों से पढ़ना, वो बॉन्ड ही बहुत खूबसूरत होता है। और आपसी प्यार उसमें मुझे लगता है बहुत ज्यादा होता है, और प्रोटेक्शन भी एक जी दूसरे का बहुत ज्यादा लोग करने लगते हैं। सो इट्स ब्यूटीफुल मैम। मैम, दूसरा सवाल हमारा बहुत ही ज्यादा आज के जमाने से जुड़ा हुआ है, जो आज हो रहा है, जो परेशानियां चल रही हैं आज। पितृसत्तात्मक देश और खासकर उत्तर प्रदेश, जहां आज भी पुरुष प्रधानता जड़ों में बसी हुई है, वहां आप दोनों बहनों का पुरुष प्रभुत्व पेशों में चयन को लेके लोगों की क्या मानसिकता थी? अम, एक वो कहते हैं ना, करता क्या ना, मरता क्या ना करता। जी। मरता क्या तो ना वहाँ, करता, बिल्कुल। हाँ, मरता क्या ना करता। तो वहां भी जब आप तंगी में बड़े हो रहे होते हैं और हाँ, पढ़ाई खत्म हो गई, तो फिर उस वक्त का समाज तो लड़कियों की नौकरी के वाला माहौल नहीं था। हमारी पूरे सर्कल में, फ्रेंड सर्कल, रिलेटिव सर्कल, किसी में भी अम, ऐसा नहीं था। और सब यही उम्मीद करते हैं कि अब शादी, और फिर सवाल ये पूछा जाता है कि बच्चे आगे कितने हो गए। तो चांस से कुछ ऐसा बना ही नहीं। सिस्टर बड़ी थी, तो उनका मैरिज का नहीं बना। फिर जॉब का, कोई टीचर का जॉब ट्राई किया, वो भी नहीं बना। और फिर हमारे एक बहुत ही अजीज और रिस्पेक्टेड फ्रेंड, बहुत ग्रेट म्यूजिशियन ठाकुर धाराचंद थे, जिन्होंने मेरे फादर को कहा कि आप किस मिट्टी के बने, इतनी मुश्किलों में जी रहे हैं, तो मेरे कजन ब्रदर को हाथ दिखाइए। उन्होंने मेरी सिस्टर का भी हाथ देखा और कहा, इससे तो, अब उन पेरेंट्स ने तो टिपिकली सवाल पूछा कि मैरिज कब होगी, जी। या तो उन्होंने कहा नहीं, फिर इसको तो आप आइए, इसका इम्तिहान दिलाइए, ये तो वैसा योग है इनका। और तो अब इतनी मुश्किलों के बाद आप अ, को आप पास हो जाओ ऐसे एग्जाम में, तो फिर यू आर इन दैट स्टेट ऑफ माइंड वेयर यू हैव रोल्ड योर स्लीव्स अप, कमर कस ली है आपने। अब तो बिल्कुल। इस चैलेंज को निभाना ही एक्सेप्ट है। करना ही है, बिल्कुल। जी जी। और मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैंने एनएसडी और एफटीआईआई से एक्टिंग में स्पेशलाइजेशन किया, और फिल्म एप्रिसिएशन भी किया, और असिस्ट भी किया मैंने एड फिल्म मेकर पू सयानी को। लेकिन तो भी मुझे लगता था मैं
खुद नहीं लिख पाऊंगी या खुद नहीं अभी रेडी हूँ ये चैलेंज के लिए। पर स्क्रिप्ट जब लिखवाने लगी तो एक के बाद एक राइटर जिसको भी ट्राई किया, और वो अगर बोलते हैं हम एक हफ्ते में लाएंगे तो उससे ज्यादा समय लेकर लेकर आते हैं जो लिखा है। और वो हम्म, इतना टिपिकल होता था कि उसमें हम्म, कुछ फ्रेशनेस होती ही नहीं थी। तो मेरी मदर ने सुना कि जो मैं नरेट करती थी, तो वो हम्म। बोलने लगी तू क्यों नहीं लिखती है। और स्कूल में मैं मुझे स्टोरीज आती थी क्या दिमाग में। बात है। जी। हाँ, जी। और जैसे कई एक्टर्स करते हैं ना कि बचपन में कमरा बंद करके आप कोई ना कोई रोल करते हो, तो मैं वो भी करती थी और साथ में स्टोरीज अपनी फॉर्म्ड होती थी। और वो स्टोरीज को भी जब भी समय मिलता था तो थोड़ी आगे बढ़ाती थी। लेकिन अभी थोड़े वही जो बचपन के कॉम्प्लेक्सेस की वजह से एक अंडर कॉन्फिडेंट सी पर्सनालिटी में मैंने कहा कि नहीं, मैं कहाँ से लेखक। पेरेंट्स को तो लगता ही है कि हमारा बच्चा में सब गुण है। पर एक बार जब एक और जिससे मैं बहुत उम्मीद कर रही थी, उसका मैंने प्ले देखा था और मुझे अच्छा लगा था, वो भी नहीं ठीक लिखा, तो मुझे ऐसा आक्रोश आया कि मैंने पहला एपिसोड लिख दिया। और मेरे ब्रदर इन लॉ का ऑफिस था, हम्म। टेल्को में ओपन ऑफिस, जहाँ सबके बीच में एक टेबल था उनका, उस पे बैठ के मुझसे पहला एपिसोड लिखा गया। और क्या उससे बात है। हाँ अगला, तो भी मुझे ऐसा डिटैचमेंट हुआ कि ओ, ये तो अच्छा लिखा जा रहा है, ओ फिर तो मुझे ही लिखना है। तो वो भी आप अपने से भी डिटैच्ड होके आप जो लिखा गया वो पसंद आया, फिर लगा कि ये तो मुझे ही लिखना है, समय निकालना है। अब जब रेडी हुआ और उसकी पिचिंग शुरू की, उस वक्त आ, हम स्पॉन्सर से मिलने लगे, तो मुझे एक एड एजेंसी वाली ने कहा नहीं डायरेक्ट तुम करो। तब भी मैंने कहा नहीं नहीं। तो मैंने 3 डायरेक्टर्स अलग अलग से कांटेक्ट किया, और उनमें से भी उन्होंने भी सुनते हुए कहा कि तुम डायरेक्ट करो। तो वही हुआ कि अ, जो लिखा हुआ था वो उसमें एक विजन थी, वो सिर्फ कहानी के टर्न्स एंड ट्विस्ट ही नहीं थे, एक दृष्टिकोण था। बिल्कुल। वही लिखा हुआ अगर सही परफॉर्म नहीं होता था तो लगता था ये मैंने सीन गलत लिख दिया। फिर मैं उसे खुद परफॉर्म करके देखती थी, नो नो इट्स वर्किंग, सो इट्स द हम्म, एक्टर आई हैव टू। और उस वक्त एक्टर्स भी रियलिस्टिक मोड में नहीं थे, काफी स्टाइलिश एक्टिंग होती थी फिल्म, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की भी और थिएटर की भी। तो वो भी स्कूल में लाना, वो सब चैलेंज सामने था। तो अब काम जैसा चाहिए चाहिए तो कूद पड़े। तो दोनों में ये फिट आता है। करता मरता क्या ना मैम, करता। ये आपने हाँ। बहुत एक अच्छी सी कहानी अभी बताई, और टेल्को की वो ओपन टेबल से उड़ान, द मोस्ट हाँ। लेजेंडरी शो ऑफ इंडियन टेलीविजन की शुरुआत हुई थी। तो ये एक बहुत अच्छा कैंडिड फैक्ट आपने बताया हमारे ऑडियंसेस को। और एंड मैं दर्शकों को बताना ये भी चाहूंगी कि मैम के पूरी फैमिली जो है, इट्स अ पावर हाउस ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, क्योंकि इनकी जो फर्स्ट कजिन है किरण बेदी मैम, शी वाज द फर्स्ट आईपीएस, एंड मैम की जो रियल सिस्टर थी कंचन चौधरी मैम, शी वाज द सेकेंड आईपीएस ऑफिसर इन इंडिया। सो दोनों बहनें महारथी रही अपनी अपनी फील्ड में, और आज उनको देख के बहुत लड़कियों को इंडिया में पुलिस सर्विसेज में आने की, आगे बढ़ने की, जिंदगी में कुछ कर दिखाने की इबरत मिली। और मैम ने जब उसको टेलीविजन पे उतारा उस चीज को, तो शायद वो मैसेज इंडिया की हर लड़की के घर तक पहुंचा, और उनके बाप माँ को भी इबरत मिली कि जब ये बेटियां कर सकती हैं तो हमारी बेटी क्यों नहीं कर सकती है। हैट्स ऑफ टू योर फैमिली थैंक यू सो मच। पर मैम। कहाँ अभी पढ़ रही थी कि बहुत से लोग ये देखते हैं कि ये क्रिकेटर बहुत अच्छा है, ये बैडमिंटन प्लेयर बहुत अच्छी है, वो कुश्ती वाली लड़की
गीता फोगत सिस्टर्स, है ना, जी जी हाँ जी। वो कितनी अच्छी है। पर इनके पेरेंट्स को सिर्फ ये उन्हें नहीं कहते रहना होता कि तुम्हें उसके जैसा बनो, सिर्फ बच्चे की खासियत क्या है, उसकी रुचि कहाँ कहाँ है, उसे इनकरेजमेंट देना है। तो वो जो भी दिशा ले ले, वो जरूरी नहीं कि आप एक सो कॉल्ड द एलिटिस्ट सर्विस में ही आप जाएं, या वहां भी बिल्कुल। क्लास स्ट्रक्चर ना हो। पेरेंट्स में एक भेड़ चाल चली तो डॉक्टर इंजीनियर हो गए, फिर ये जी भेड़ चाल जी। चली, तो वहां भी कोई जबरदस्ती ना हो। पब्लिक सर्विस में वो जाए जिसमें सेवा भाव हो, ना कि इसलिए कि वो बने और वो बने और इसमें सैल्यूट्स मिलता है और पावर मिलता है। हम्म। और अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो जाता है कि बहुत बार जब एडमिनिस्ट्रेशन से कहीं आपको मदद की जरूरत पड़ती है, तो ऐसा माहौल बन जाता है कि किसी से कहलवाओ तो काम होगा। तो इस वजह से सब सोचने लगते हैं कि हमारे भी कोई फैमिली मेंबर इस व्यवसाय में होता तो हमें इसमें सहूलियत हो जाती। वो हमें स्ट्रगल नहीं व्यवस्था करना पड़ता। बदलनी है। बिल्कुल। अभी हम देख रहे हैं जो हालात बने, तो ये कितना सामने आ रहा है कि जो पुलिस रिफॉर्म्स है उनकी कितनी जरूरत है, ताकि हमें सिस्टम ही ऐसा ट्रांसपेरेंट हो जाए कि इट फंक्शंस अगले की मुसीबत को ठीक करने के लिए, ना कि किसी ने कहा है, वो हायर पॉलिटिशियन है या हायर ऑफिसर है, उसकी वजह से ना हो। तो यानी हम रोल मॉडल्स सिर्फ उस नॉट फॉर द रॉन्ग रीजंस वी गो इनटू अ वोकेशन, जिसमें हमारी रुचि है वो वोकेशन पेरेंट्स इनकरेज करें। वो चाहे कुक बनना चाहता है, कोई कोई गार्डनर बनना चाहता है, कोई बिजनेस करना चाहता है, कईयों को नहीं शौक होता यू नो आईएएस का बच्चा आईएएस ही हो या एक्टर का बच्चा एक्टर ही हो, जिसमें बिल्कुल। उसकी रुचि हो। जी। बिल्कुल। मैम, आपने जो शो क्रिएट करा था, मेरे ख्याल से उसके नाम में ही सारा राज छुपा हुआ है कि बच्चों को अपने पंख फैला के खुद की उड़ान भरने दो। जी जी उनको जी जी बाय बिल्कुल। फोर्स मत धक्का दो पहाड़ी से कि अब जी कूदो यहाँ से, ये बन जाओगे वो बन जाओगे। अपनी उड़ान इंसान जब खुद भरता है तो अपने मुकाम तक पहुंच ही जाता है। मुझे लगता है कि जी ये फलसफा लोगों को अपनी जिंदगी में, आम जिंदगी में लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज जब लोगों को हम देखते हैं, दे आर डूइंग वर्क विद अ लॉट ऑफ निग्लेक्ट एंड अनहैप्पीनेस। वो हैप्पीनेस तब होगी जब वो सही काम कर रहे होंगे जिनमें उनकी रुचि है। बहुत रुचि खूबसूरत है। बात आपने बताई मैम। और फिर वो कंपटीशन बहुत नेगेटिव साइड इफेक्ट्स रखता है। वो प्रेरणा नहीं होना चाहिए, कंपटीशन रुचि होना चाहिए। मेरी वन ऑफ माय फेवरेट लाइंस जो ऊपर वाले ने मुझसे लिखवाई, जब फादर बेटी के साथ हाथ पकड़ के दौड़ रहे हैं, तो बेटी कहती हाथ पकड़ के दौड़ेंगे तो आगे कौन निकल पाएगा, हार जीत कैसे होगी। और फादर कहते वो मजा आगे निकलने में कहाँ, जो साथ दौड़ने में है। ब्यूटीफुल मैम। मैम, मैं इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल आपसे करना चाहूंगी कि आपने अपने फादर का रिलेशनशिप भी बताया। घर में एक बहुत खूबसूरत माहौल था जहाँ पे बाप ने हमेशा प्रोत्साहित किया दोनों बेटियों को कि कुछ जो करना चाहती हो करो, जिंदगी में हार मत मानो, आगे बढ़ो। तो आप फेमिनिस्ट है या ह्यूमनिस्ट है? आई वुड, जितना एक्सपैंड हो सके इंसान उतना एक्सपैंड हो। तो आई वुड गो दैट आई एम वन विद ऑल, woman, man, animal, species, birds, flowers, trees, everything. We are all one with all. So I would say that I'm an expansionist. Wow, If that is if a you have brilliant to term. put an ist. जी Yeah, expansionist. That's a brilliant answer, ma'am. उड़ान की शुरुआत तो आपने बता दी, कैसे हुई, कब हुई, लेकिन जो सफर रहा आपका उसके बारे में कुछ हमारे ऑडियंस को बताइए, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऑडियंसेस जानना चाहते हैं। बहुत सारे उड़ान के फैन हमारे साथ आज जुड़े हैं। तो मैम, उसके बारे में कुछ बताइए।
अम, उड़ान बनाने का जो सफर था उसमें अम, अम, एक तो जब आपका स्क्रिप्ट रेडी होता है, आपको कास्टिंग और टीम फॉर्मेशन, तो उसमें मेरे बैचमेट्स ने बहुत हेल्पफुल रहे। सतीश कौशिक थे उस वक्त, उन्होंने ऑलरेडी फिल्म्स कर ली थी, मिस्टर इंडिया और ये और भी फिल्म्स, you know, so he had experienced the film industry, so he was of a lot of help in team formation. मेरे ललिता जी ऐड हो चुका था, तो उसका जो मेरे एड सर्कल बाद की तो मैं खुद डायरेक्ट किया आफ्टर उड़ान, लेकिन शुरू के जो डायरेक्टर्स थे उसमें मैं एड फिल्म्स कर रही थी। उन्होंने मेरी मदद की। कैलाश सुरेंद्र नाथ एंड ऑल वुड डिस्कस in free time between shots what are my requirements, and then suggest team members. My experience from FTII was also very beneficial. उसकी वजह से भी मुझे टेक्नीशियंस और टीम एक्सेस करने में अच्छा रहा। तो एक से एक कड़ियाँ जुड़ती गई, और ये है कि उस वक्त रियलिज्म बिल्कुल ही स्लो आर्ट फिल्म होती थी, या फिर यू नो एकदम फॉर्मूला फिल्म होती थी कि क्लाइमेक्स में फाइट सीन हो रहा है, चेज सीन हो रहा है, बाहर आप खड़े हो अगले शो के लिए तो आपको म्यूजिक सुन जाता था। तो एवरीथिंग हैड टू हैव दैट फिक्स्ड पैटर्न। सिस्टर का कैरेक्टर है तो उस पे कुछ मोलेस्टेशन का अटेम्प्ट करेगा, विलेन है, कॉमेडियन है, तो और जो ऑल्टरनेट सिनेमा था वो बिल्कुल ही यू नो नॉन ड्रामेटिक हो जाता था, एंड आई चोज ड्रामेटिक टाइमिंग विद रियलिज्म, एंड सो देयरफॉर आई वांटेड रिहर्सल्स। और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में रिहर्सल्स का उस वक्त बिल्कुल ट्रेंड नहीं था, तो लेकिन जो बड़े एक्टर्स आए जैसे विक्रम गोखले, उत्तरा बावकर, ये सब ने मेरी बहुत सपोर्टिव रहे कि दे agreed to rehearsals, they agreed to the homework and preparation that came naturally to me. मैंने लिखने के लिए भी 8 वॉल्यूम्स ऑफ धर्मवीर पुलिस कमीशन रिपोर्ट पढ़ी, और अलग अलग पहलू यूपी के बहुत से थानों में बैठी, बहुत ड्राइवर से लेके आईजी तक सबसे रिसर्च की, साइकिल्स पे कांस्टेबल्स के साथ देहात में गश्त पे गई, तो उस तरीके से अब कैरेक्टर्स में भी लेयर्स आए, उसके लिए ये सब एक्टर्स वर वेरी सपोर्टिव। और कभी ऑफ कोर्स इंडस्ट्री के दूसरे ऐसे एक्टर्स मिलते थे जो ऑडिशन बोलो तो हैरान होते थे, या रिहर्सल बोलो तो हैरान होते थे। उस वक्त ट्रेंड नहीं था ये। लगान फिल्म में आई एम ग्लैड कि आमिर खान हैड वर्कड विद दीपा मेहता, वेयर ही रियलाइज्ड दैट कितनी प्रेपरेशन वेस्ट से सिनेमा and camera was discovered, but we didn't take their in-depth rehearsals and research. तो उसके बाद से it is a very happy trend कि अब फिल्म इंडस्ट्री में वर्कशॉप्स, रिहर्सल सब ट्रेंड शुरू हुआ, लेकिन उस वक्त इट वाज रियली अपहिल टास्क, और वो सोचते थे कि ये कुछ प्रॉब्लम है जो आप शूटिंग डेट्स होती है, और एवरी टाइम यू हैव टू बी गेनफुली एम्प्लॉयड। रिहर्सल डेट्स में तो आपको कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं हो रहा, तो आप क्यों करो रिहर्सल, और तो फिर सब स्टीरियोटाइप हो जाते थे। जो एक फिल्म में जिस किस्म का रोल कर रहे हैं वैसा ही रोल ऑल फिल्म्स में करते थे, तो अलग अलग वे से मोटिवेट करके। इवन पुलिस की ट्रेनिंग जो है
हैदराबाद एकेडमी में जो डायरेक्टर थे अली साहब, वो मान गए कि वो उन्होंने मुझे वहाँ ट्रेनिंग लेने दी, और मेरे जो एक्टर्स थे उनकी भी क्रैश कोर्स ट्रेनिंग हमने करवाई। क्या बात है, मतलब इतना जुनून, वो जुनून दिखता था मैम। आज भी उस शो को जब लोग देखते हैं तो वो जुनून जो आप बता रही हैं हम लोग को, वो दिखता है आज भी उस शो में। अब मैम, मैं एक दूसरा सवाल पे जाना चाहूंगी अब, कि युवा पीढ़ी के इर्द गिर्द आप काम करती हैं, काफी आपने काम किया है, चाहे वो आपके लेख हो, प्ले हो, या फिर आपके बनाए शोज। आपने युवा पीढ़ी को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। ऐसे में आपका आज के युवाओं की मानसिक मनोदशा पर क्या विचार है? कि मुझे बहुत उम्मीदें हैं। मैं युवा पीढ़ी को दी इंडिगो जनरेशन समझती हूँ, और ये समझती हूँ कि बहुत से कॉम्प्लेक्सेस जो पहले थे कि लोग क्या कहेंगे, वो हम्म। कंपैरेटिवली it's lighter on this generation. They are easy. एकदम टंग टाइड वैसे नहीं होते जैसे ओल्डर जनरेशन थोड़ी होती थी। तो ये बहुत पॉजिटिव है। द लाइटर यू आर, द फर्दर यू कैन ट्रैवल विद ईज, क्योंकि अननेसेसरी बिलीफ्स और कॉम्प्लेक्सेस आपको जकड़ते हैं, आपकी प्रोग्रेस स्लो करते हैं। यस, एजुकेशन सिस्टम के लिए मुझे बहुत कुछ मैं चाहती हूँ तब्दीली। अभी कुछ आई है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि कुछ मैंने एक अभी फिल्म बनाई थी, योग यात्रा, जो बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण जी की जीवनी पे थी। तो उसमें स्टोरी एलिमेंट कम था, तो मैंने मटेरियल ढूंढने को गुरुकुल्स में रिसर्च के लिए गई। तो मुझे लगा कि जो गुरुकुल में स्टूडेंट हर तरह का काम करते हैं, सुबह उठ के खाना भी वही बनाते हैं, सफाई भी वो करते हैं, और फिर स्टडीज करते हैं। तो मुझे लगा ये एलिमेंट बहुत जरूरी है फॉर, अभी आप देख लो लॉकडाउन है तो कह रहे हैं कि हाँ, आईक्यू के साथ ईक्यू की बात हुई थी, अब कह रहे हैं एडवर्सरी कोशंट भी चाहिए, कि कल हम्म। को ऐसी कोई मुश्किल आ जाए, लॉकडाउन आ जाए, तो आप सक्षम हो। तो बिल्कुल। इसलिए ये एलिमेंट वापस आ जाए तो बहुत बहुत मदद होगी यंगर जनरेशन के लिए। और जो थोड़ा सा नंबरों की दौड़ है, एडमिशन्स की दौड़ है, और कितनी बड़ी सैलरी है उसकी दौड़ है, उससे तवज्जो एजुकेशन सिस्टम कैसे हटाए, उसके लिए आ, हमने सेक्युलरिज्म चूज करते हुए ये तो सोच लिया कि अब हमें कोई अपने स्क्रिप्चर्स की बात नहीं करनी पढ़ाई में। लेकिन अगर आप पुराने स्क्रिप्चर्स की बात नहीं करते तो नए बुक्स ही आप देख लो, लॉज ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, ब्रायन वाइस की है, मेनी लाइव्स मेनी मास्टर्स। तो एक सेंस ऑफ कि जो आप बीजोगे वो आप पाओगे, सिर्फ फाइनेंशियली ही नहीं, इवन इन टर्म्स ऑफ कर्मा। तो अगर हम अपने एब्सोल्युटली। हाँ, कर्मों के लिए, क्योंकि आप देखो जब मकौले आए थे भारत में, तो उन्होंने पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाके कहा कि मुझे एक भी केस फाइनेंशियल बंगलिंग, फाइनेंशियल चीटिंग का नहीं मिला भारत में। क्यों? क्योंकि सबको आफ्टर लाइफ का बहुत फिक्र था कि बिल्कुल। परलोक में क्या होगा, और कयामत के दिन क्या होगा। तो वो आफ्टर लाइफ की जो बात है, उसको अगर उस किस्म से नहीं, बट दैट कर्मास ऑल्सो कम बैक टू यू, हम्म। वो संवेदनशीलता आ जाए, तो जो
थोड़ा सा सक्सेस आने पे जो बेचारे बेचैन हो जाते हैं, वो ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं या डिप्रेशन में जा रहे हैं ड्रग्स की तरफ, या दिमाग घूम जाता है, स्टारी हो जाते हैं और और स्नोबिश हो बहुत जाते हैं। फियर भी है उन लोगों में, देयर इज अ लॉट ऑफ फियर, हाँ, बिकॉज हर तरह का फियर है। हाँ, क्योंकि मैं छोटे शहर में पली बड़ी, तो वहां पे हमने एक कल्चर देखा था मैम कि घर खुले रहते थे, दरवाजे खुले रहते थे, आप किसी के घर में भी जा सकते थे, किसी भी वक्त जा सकते थे। लेकिन आज का दौर छोटे शहरों में भी इतना बदल गया है, चोरी चकोरी हादसे इतने ज्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि लोगों के ना, जो आपने बोला ना कि आफ्टर डेथ के बारे में लोग सोचते ही नहीं है, अपने कर्मा के बारे में लोग नहीं सोच रहे हैं, तो ये और हर जगह डेथ के तब्दीली लिए आ गई है। बोलते हैं कि अरे नहीं नहीं नहीं, क्या शुभ शुभ बोलो। हम्म, पर ये तो जानना बहुत जरूरी है कि वी आर हियर फॉर फ्यू इयर्स, या एंड दिस इज जस्ट अ जर्नी। अब ये चीज अगर एजुकेशन लेवल पे भी साथ हो, क्योंकि अगर पेरेंट्स ये बोलते हैं, सिर्फ वही बोलते हैं, तो कई बार वो पिछड़े हुए लगने लगते हैं। वो कहता है हम्म, उफ, इट्स सो बोरिंग व्हाट दे सेइंग, बच्चा। हम्म, तो और बाद में जब स्ट्रेस में आते हैं बड़ी सैलरी के भी, तब दे विजिट हिप्नोथेरेपिस्ट और स्ट्रेस मैनेजमेंट कोर्सेज करते हैं। तो काफी कुछ। स्ट्रेस कितनी भी सैलरी होके आ जाता है, कितनी भी कामयाबी होकर ड्रग्स की जरूरत पड़ी टू चिल, क्योंकि इतना हम्म, ओवर थिंकिंग ब्रेन कर रहा है कि ब्रेन के नॉट, इट डज नॉट नो हाउ टू स्टे हैप्पी। तो इसलिए जो मेडिटेशन की भी, इट्स नाउ ग्लोबली working phenomena ki there are youngsters anchors on which I've seen on YouTube, young boy, who you think would be an MTV channel anchor, but he's talking of how life changed after I started meditating and I couldn't या concentrate, but once I started observing my own thoughts, it worked, and I had that experience. So सदगुरु जैसे मुझे एक बार बहुत इंटरेस्टिंग लगा, बोली मैं अमेरिका में सिखाता हूँ मेडिटेशन, तब पूरा वर्ल्ड सीखेगा, बिकॉज वी फॉलो द रिच। सो सिंस या अमेरिका इज रिच, वी विल वी फॉलो। फॉलो द वेस्टर्न वहां वर्ल्ड। फट या हाँ, वहां फटी जीन्स का फैशन आया तो आप वो करने लगते हो। तो ये भी बिल्कुल। क्लीशेज हैं। जैसे अगर आप या कहो कि आंचल जो आपने शेर बोला, उसके कई और यूज भी हैं। तो ऐसे ही एक तरह का मैनरिज्म कोई भी, या चूंकि ये किस फटा है, कुछ साल पहले ये फैशन नहीं था, तो आप कभी भी ना फटी पैंट पहनते हो गया तो जस्ट बी इन टच विद योर इनर सेल्फ, एंड chill is not through drugs, but chill is through when you learn the technique. It is a technique of silencing your own thoughts, silencing your own brain. तो आप सुकून से, और यू विल जी बी इन सकते हैं। टच विद योर इनर सेल्फ। तो यस, ये चीजें मैं चाहूंगी अगर एजुकेशन सिस्टम में भी वी इट्स एड्रेस दें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इशू मैम, थैंक यू सो मच इस इशू पे रोशनी डालने के लिए। इट्स एक फ्रेज है जिसको बोलते हैं कि साइलेंसिंग द मंकी माइंड। तो द मंकी बंदरों की माइंड तरह जी। कुलाचे मारता रहता है दिमाग, और उस जी, दिमाग को कैसे काबू में करा जाए, उसकी आर्ट आज लोगों जी, को नहीं आती है, इसलिए इतनी सारी परेशानियां, ड्रग्स, मेंटल इश्यूज हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये आर्ट ऑफ मेडिटेशन एंड सच आर्ट शुड बी टॉट फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ द जर्नी ऑफ अ चाइल्ड इन द स्कूल, एंड इट्स अ वेरी प्रिसाइसली, इंपॉर्टेंट इशू। या प्रिसाइसली। अभी कहते हैं कि एक फॉर्मल स्कूल में पढ़ा रहे हैं एबीसी और क ख ग, और एक बुद्धिस्ट स्कूल में ब्रीदिंग पे बात हो रही है, वो भी बिल्कुल। तो आप सोचो कि अरे, अर्निंग ब्रीदिंग से थोड़ी आएगी, अर्निंग तो इससे आएगी, ये क्या बच्चों जी, को। but nurturing life is through the art of breathing, through the art of ब्रीदिंग, silencing the mind. एब्सोल्युटली। मैम, मैं अगला सवाल आपसे ये जानना चाहूंगी कि उड़ान में कल्याणी सिंह के डायलॉग से साफ मालूम पड़ता था कि वो अपने पिता से बहुत प्रभावित थी। क्या भूमिका रही आपके जीवन में आपके पिता की? रियल लाइफ में
my mother and father both were equally special and had their own teachings to pass on, not only by what they said but what they were, जो वो थे, वो एक बहुत हम्म बढ़िया एग्जाम्पल था। मेरी अपनी वल्नरेबिलिटी ये थी कि मैं ज़्यादा इमोशनल हो जाती थी और ज़्यादा हम्म किसी का दुख तकलीफ सुन के वो बातों में आ जाती थी, जबकि मेरी मदर को मैं बोलती थी कि ये उससे वो खरीदा नहीं जा रहा। हम एक दुकान में थे, बाहर निकले तो उसने रजाई की कीमत पूछी और कहा कि हम्म नहीं, रहने दो। तो बाहर हम्म आए तो मेरे टप टप आंसू थे, तो मैंने कहा मैं उसको दो, उसको दो। तो मेरी मदर ने हम्म कहा आधे मैं डालती हूँ। तो मैंने कहा आधे क्यों, पूरे क्यों नहीं? तो ये चीज मुझे उनसे सीखनी थी कि बैलेंस होना बहुत जरूरी है, वरना मैंने देखा कि बहुत बार जिनका आप भला करते हो सोच के कि भला कर रहे हो, उनको एक्चुअली आप लेजी बना देते हो, डिपेंडेंट बना देते हो। तो वो थोड़ा बैलेंस आपको सीखना है कि उसकी मदद कैसे होगी। हम्म उसको व्यवसाय आ हम्म जाए, उसको आधा कमाने का चैलेंज आ जाए, और तो वो जो मॉडरेशन थी वो दोनों में बहुत जबरदस्त थी। दोनों बहुत नर्म दिल होते हुए बोलते थे बाहर मत पता चलने दो कि आप इतने सॉफ्ट हो। तो उड़ान में बहुत सा ऑथर्स भी फादर के थ्रू था। हम्म और जैसे मैंने अभी आपको बताया फादर का कैरेक्टर, तो मेरे फादर डायलॉग बोलने वाले इंसान नहीं थे, वो बहुत हम्म। टेलीग्राफिकली बात करते थे। हाँ, जैसे कि मैम एक सीन उनके था, मैं उस सीन को डिस्कस करना तीन चाहूंगी चार आपसे कि वर्ड्स ही उनके टिपिकल होते थे, या उसके इर्द गिर्द ही वो कॉन्वर्सेशन। तो बहुत सी चीजें जो फिर मैंने कही वो लिबर्टी ली, तो या वहां पर बहुत सा जो मुझे कहना था वो कहते थे। लेकिन जो एक फियरलेसनेस है कि फियर से बियॉन्ड कैसे जाना है, वो दोनों में वो गुण था जो क्या बात है। मुझे आगे पास ऑन करना था। और ब्रिलियंट। जब मेरी मतलब मैंने उन्हें उनसे इतना कुछ सीखा, लेकिन मैं खुद भी कई बार उन्हें अम, खुद भी जो मुझे कहना होता था वो जी कह देती थी। जैसे मेरे जी फादर बता रहे हैं कि हाँ मेरी ये बेटी ने ये किया, मेरी वो बेटी ने ये किया, तो हम्म मैंने उन्हें अलग बोला। मैंने कहा अब प्लीज ये मेरी बेटी छोड़ दो, आप अब जगत पिता हो, आपकी सब बेटियां हैं। उनकी ऐसे इतनी सी बात से उन्होंने ये बात ऐसे पकड़ी कि नेक्स्ट टाइम मैंने देखा कि कुछ यंग लड़कियां जिन्होंने रीरन देखा था उड़ान का, हम्म तो वो फादर को कॉम्प्लीमेंट करने लगी कि आप कितना अच्छा फील करते होगे कि आपकी बेटियां ऐसी। तो उन्होंने कहा कि बेटा तुम भी करोगे तो तुम्हारे लिए भी मैं उतना ही अच्छा फील करूंगा। तो इस किस्म से यू नो हम्म। we are all a unit, not just the family but we as a society। हम जब एक दूसरे से मिलते हैं, कुछ मैं आपसे ले रही हूँ, कुछ बिल्कुल यू नो बिल्कुल। यू आर पासिंग ऑन। जी। आदान प्रदान। मैम एक बहुत खूबसूरत सीन था जिसमें कल्याणी सिंह आईपीएस ऑफिसर बन गई है और उसकी एक बुआ बैठ के बोल रही है कि अरे वो बड़ी बन गई होगी, मैं तब जानू जब वो मुझे सिलेंडर ला के दे दे। देयर इज अ सीन एंड देन देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल सीन जिसके अंदर आपके जो मतलब कल्याणी के जो पिता थे उसमें वो अपनी बीवी से खत लिखवा रहे हैं कल्याणी को कि उसको समझाओ कि ज्यादा हवा में ना उड़े और अपनी जिम्मेदारियों से कभी ना भटके। सो व्हाट वाज द मोटिवेशन बिहाइंड दैट सीन? क्या वो वाकई में हुआ था आपके घर में जब आपकी बहन कंचन मैम आईपीएस मैंने ऑफिसर बन गई थी? मैंने बहुत इतने ज्यादा केसेस देखे हैं, नॉट जस्ट इन ब्यूरोक्रेसी बट
एक रोल ही आपका अच्छा हो गया, एक रिव्यू अच्छा मिल गया आपको, कहीं से आपकी टीआरपी अच्छी हो गई और दिमाग घूम गया। वो तो ये जो दिमाग घूमना है, मुझे इसको एड्रेस करना था। अब मैंने पहले तो बोल दिया मुझे कुर्सी की उस ओर जाना है, खींच लानी है जी। इज्जत सबसे हमारे लिए। लेकिन मैंने कहा कि ये मेरी अपनी अंदर की आवाज तो नहीं है, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि हम सब कहीं ना कहीं प्यार चाहते हैं जो मिला नहीं होता समाज में। और फिर ये सब सोच लेते हैं कि मैं ये बन जाऊं ना, तब वो गली के जिसने मुझे, या वो जिसने मुझे इंसल्ट किया था, वो तब मेरे से अच्छे से बात करने लगेगा या लगेगी। तो ये इतना कॉमन ट्रेट है कि मैंने अगर किसी को अब जाके देखा, ऐसे मुझे दो ही मिले जो जिनका मैंने ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड नहीं देखा, तो वो बहुत ही स्पिरिचुअल किस्म की थी। जब मैंने वो लेडी आईएएस अधिकारी से पूछा तो बोली क्योंकि मुझे एक्सेप्टेंस उससे चाहिए, तो मैं उसके तलाश में रहती हूँ। ये जो मिल रहा है ये तो छोटी बात है। तो इसलिए अगर आप लाइफ को एक जर्नी लें और इसका जो भी एक्सपीरियंसेस उतार चढ़ाव है उसको उससे डिटैचमेंट सीखें, तो वरना डिप्रेशन भी आएगा, और जब आपको ऊपर चढ़ाएंगे तो दिमाग भी घूमेगा। जब तक हम ब्रेन को साइलेंस नहीं करते, ब्रेन का तो काम ही है या डिप्रेस्ड होना या वरी करना फ्यूचर की। एब्सोल्युटली। उसने मुझे ऐसे कहा, उसके लिए उदास होना। तो ये चीजों के लिए वो लंबी लाइन आपको लाइफ में खींचनी पड़ेगी ताकि ये चीजें छोटी लगने लगे। तो इसलिए हालांकि अभी अभी कल्याणी ने सक्सेस पाई, तो अगर एपिसोड्स का नंबर ज्यादा होता तो शायद मैं थोड़ा सा डिले कर देती उसकी जी। दिमाग घूमना। पर जी। चूंकि कम एपिसोड्स थे तो मैंने कहा जल्दी जल्दी अभी आया, एक एपिसोड में पेरेंट्स को सेलिब्रेट करते दिखा दिया कि या कई कामयाबी मिल रही है, और अगले जी। में ही दिमाग घूम गया दिखा दिया। जैसे और हमने फिर दिखाया है, कई उसको सारे फीते काटे जा रहे हैं, जगह जगह जा रही हैं, सम्मानित करी जा रही है चीफ गेस्ट, जी एंड देन शी रीड द लेटर। जी तो जी। बहुत खूबसूरत चीज लेकिन थी। लेकिन एक बात बताऊं शहर की, वी इवॉल्व। तो जिन चीजों के लिए मुझे तब गिल्ट होता था, वो मुझे बाद में पता चला कि गिल्ट इज नॉट द बेस्ट ऑफ इमोशंस टू हैव। तो जो वो कहती कि मुझे लगता है आई डिजर्व इट, और मैंने उसको एरोगेंस की तरह लिया था एज अ राइटर उस वक्त, क्योंकि मैं खुद उस स्टेज पे थी उन दिनों की। मैं खुद अपने पे खर्चा करने में गिल्ट मानती थी और वो सब। लेकिन बाद में मैंने लुइस एक ही किताब पढ़ी, उसने कहा कि चूंकि यहाँ नहीं है इसलिए आप भी कम कर दो, उसकी बजाय ये क्यों नहीं आप सोचते देर इज प्लेंटी फॉर एवरीवन इंक्लूडिंग मी। तो दैट विल मल्टीप्लाई, बिकॉज समवेयर वी थिंक वी डोंट डिजर्व एंड देयरफॉर वी ब्लॉक आवर रिसीविंग। तो ये मुझे लेटेस्ट वर्कशॉप से पता चला कि देर इज नथिंग रॉन्ग इन बीइंग ओपन टू रिसीविंग and praying and wishing and being bountiful and sharing, but you don't have to feel guilty। ये मुझे अब पता चला, उस वक्त नहीं पता था। तो मैंने वो डायलॉग लिखा है कि वो कल्याणी कहती है आई थिंक आई डिजर्व इट। और मैंने कहा कि कविता, इसमें कुछ गलत तो नहीं है अगर ये सोच रही है आई डिजर्व इट, बिकॉज वी ऑल मस्ट थिंक दैट आई डिजर्व द बेस्ट। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। बहुत उस बार होता है वक्त कि हमें हम गिल्ट हमें होता ये है। सिखाया जी। जाता था, वो ओल्ड स्पिरिचुअलिटी थी कि या अरे अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं करनी है। हाँ, और आप डिटैच्ड हो
तो आप क्यों नहीं कर सकते? मैं बोलूं कि अरे ये सीन मुझे अपना नहीं अच्छा लगता, अरे वो सीन मुझे अपना अच्छा लगता है, तो ये सच बेटर है कि मैं बोलूं नहीं 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 नहीं, ये तो जर्रा नवाजी है बंदा क्या चीज है, नहीं वो तो कुछ ऐसे ही हाँ, तो बिल्कुल है ना। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल मैम। हम्म। मैम, इससे आगे हम अगले सवाल पे चलते हैं, जो कि हमारा आखिरी सवाल है। उड़ान शो आपने पुलिस और समाज पर आधारित किया था। आज पुलिस ब्रुटैलिटी, मिसकंडक्ट की बहुत सी बातें सुनने में आती हैं। इस पर आपकी क्या राय है? रिफॉर्म्स, या और बहुत बेहतरीन 8 साल लगा के धर्मवीर कमीशन रिपोर्ट ने रिफॉर्म्स दी है। सिलेक्शन से लेकर, सिलेक्शन प्रोसेस में अगर जो सिलेक्टर है वो अंडर द टेबल ले रहा है, तो किस किस्म का इंसान आएगा, इस मानसिकता से आएगा कि मुझे भी रिकवर करना है जो मैंने दिया है अंडर द टेबल, तो वो मानसिकता को एड्रेस तो मेरिट पे होना है। और धर्मवीर कमीशन कहती कि मेरिट इज नॉट ओनली योर वेट साइज एंड रनिंग स्पीड एंड हाई जंप, फिजिकल फिटनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज आप में वो सेवा प्रवृत्ति है, पब्लिक सर्वेंट है, आप में पब्लिक सर्विस का शौक है क्या। तो जब रिबन कटिंग का दौर हुआ, हमें भी ले जाते थे, बुलाते थे कि हमारे चीफ गेस्ट बनिए, और सब स्टूडेंट्स, ये इस सब्जेक्ट में फर्स्ट आई, वो उस सब्जेक्ट में फर्स्ट आई, कोई ऐसा केस नहीं लाते थे कि इसने, वो एक 26 जनवरी में ब्रेवरी अवार्ड मिलता है बच्चों को, बट ऐसा जगह जगह क्यों नहीं होता कि इसने ये किया, या ये उस दिन इसने, इसका एग्जाम मिस हो गया, बट ये चैलेंज आ गया था सड़क पर रास्ते में, और इसने ये रुक कर मदद की। तो ऐसा कोई इंस्टेंस स्कूल्स में कहाँ कभी भी हमें किसी फंक्शन में नहीं बुलाया जहाँ ऐसा सम्मान बच्चों को देना हो। तो सिलेक्शन में आप देखते हो समाज में कि इतने लोग पास से गुजर जाते हैं, कोई एक होता है जो मदद के लिए आता है। कई बार ऐसा हुआ है कि कोई आदमी आदमी को पीट रहा है, इतने लोग थे, और मैंने जाके हाथ पकड़ा, जबकि मैं आई कैन बी क्वाइट शाई एंड टंग टाइड ऑल्सो, बट वो इतना अन्याय सामने होता था कि पकड़ लेते थे, और फिर बोलना भी पड़ता था आगे, आर्ग्यू भी, झड़प भी। फिर दूसरे लोग आके बोलते हैं कि अरे आपने तो कल वहां क्या कर दिया, इतना बोल्ड कर दिया, या कोई और फिर हेल्प करने आ जाते थे जो भी ऐसा सड़क पे देखा। तो मतलब कि बहुत से लोगों में किसी में सेवा भाव होता है, किसी में उतना नहीं, वो तो आपको सही चयन करना है लोगों को जिसमें ये इंस्टिंक्ट है, और ट्रांसपेरेंसी होना। तो उन्होंने धर्मवीर कमीशन रिपोर्ट ने ये भी वर्कआउट किया है, और कैसे पॉलिटिशियन और पुलिस का नेक्सस ना हो, ऑटोनमस बॉडी गवर्न कर रही हो, सेंटर से गवर्नेंस हो, इसको भी एड्रेस किया है। आपको कोई कंप्लेंट करनी है, वो कंप्लेंट ऑफिस भी दूर ना हो थाने के, ताकि आप ही ना, यानी जब आपके साथ कोई घटना घटती है तो पनिशमेंट आप ही को मिल जाता है, अब यहाँ जाओ, अब वहां जाओ। तो कंप्लेंट जहाँ करना है वो भी कैसे सरल हो, ये सब उसमें वर्कआउट है। मुझे अभी एक पॉजिटिव चीज ये मिली कि पीएमओ में लेटर लिखो तो उसका रिस्पॉन्स आता है, ये मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस से देखा। जो अच्छी बात है, या लाल बत्ती हटी गाड़ियों से, वो अच्छी बात है। तो ये बहुत सी रिफॉर्म्स आनी है, और कोई नई इमरजेंसी आ जाती है और सरकार का ध्यान वहां से चूक जाता है। तो अभी जो घटना घटी है, मुझे लगता है ये इसलिए है कि ध्यान जनता और सबका भी आए,
और हुआ। अभी हाल ही में सड़क में कोरोना टाइम में लोगों ने कहा कि इस किस्म से हाई हैंडेडनेस नहीं चलेगी स्टेट की, और पुलिस रिफॉर्म्स की भी बात हुई, ट्विटर पे हुई, मैंने भी किया और लोगों ने भी किया कि वी वांट पुलिस रिफॉर्म्स, कि ऑटोनमस बॉडी हो, पॉलिटिशियन एंड पुलिस नेक्सस शुड बी रिड्यूस। तो वो उसको ये नहीं हो कि मैं कुछ भी कर लूं और मेरी तो सेटिंग है तो मैं बच जाऊं बिल्कुल या बच that जाऊंगी। is that is a very जी। important point coming from you ma'am. एक खास मैसेज जो आप दर्शकों को देना चाहेंगी। बी टच विद योर इनर वॉइस। और जो हम पहले सोचते थे आई फील राइट अबाउट इट, द न्यू वर्ड इज आई फील लाइट अबाउट इट। Wow. जी, क्योंकि राइट, बहुत सी क्रूरताएं राइट के नाम पे हो रही हैं कि ये सही है, ये गलत है, तो गलत के साथ आप उसे दंडित करोगे, क्रूरता से दंडित करोगे। तो ये राइट और रॉन्ग छोड़ के what do I feel light about, और it is our intuitiveness we rely on more, because we all, वो गुरु नानक जी का कल जन्मदिन है, उनकी कितनी प्यारी लाइंस हैं, एक ही नूर है सब में, कौन भले कौन मंदे। हाँ, तो वो नूर है हम सबके अंदर, to just feel light. If you feel light about it, do that. बहुत बहुत शुक्रिया कविता मैम हमारे मंच पे आने के लिए, हमारे ऑडियंस को बहुत सारी खूबसूरत बातें बताने के लिए, बहुत सारे पहलू जिंदगी के बताने के लिए। मैं इजाज़त चाहती हूँ और मैं बहुत, आज हम लोग सब आभारी हैं आपके कि आप इस प्लेटफॉर्म पर आई और आपने यहाँ पे अपना नूर बिखेरा। Thank you, Seher. It's lovely that you are working on this nurturing life. Absolutely. Because we मुझे all, लगता जी हाँ, because most important is the oneness. We all, जितना हम उस oneness को जल्दी जानेंगे उतना अच्छा है। और नर्चरिंग लाइफ इज ऑल अबाउट दैट, कि आप खड़े हो, कोई मुसीबत में है, किसी को कोई डिप्रेशन है, कुछ है, तो यू आर देयर टू एडवाइस ऑन मेंटल हेल्थ। जी मैम, एंड एक वी एक छोटी ऑल सी पहल थी रिक्वायर। हम लोग की। बिल्कुल, हाँ, और लॉकडाउन के वक्त हमें महसूस हुआ कि हमें लोगों की कहानियां लोगों तक पहुंचानी है, क्योंकि लोग आज अपनी जिंदगी से बहुत हताश, निराश, परेशान हैं, और इतनी खूबसूरत कहानियां हम लेकर आते हैं अपने दर्शकों के लिए कि कहीं ना कहीं वो उनके दिल को, उनकी जिंदगी के कई पहलुओं को छू लेती है। तो बस एक पहल थी और ये बहुत आगे तक बढ़ चुकी है मैम, और आप सब लोगों का सपोर्ट है कि हम इस पहल को और आगे बढ़ाते जा रहे हैं। शुक्रिया मैम। थैंक यू, बेस्ट विशेस टू एवरीवन। थैंक यू दोस्तों, मैं आज का एपिसोड एक शेर के साथ खत्म करना चाहूंगी। जमाने अब तेरे मदद मुकाबिल, जमाने अब तेरे मदद मुकाबिल, कोई कमजोर सी औरत नहीं है। हम अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक नए खास मेहमान के साथ। लाइट रहिए, अपने मंकी माइंड को शांत करिए, खुश रहिए। अलविदा दोस्तों, अगले संडे फिर से आपसे मुलाकात होगी। शुक्रिया।